ओम गणेशाय नमः। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं मैरिड लाइफ और हैविंग बच्चा मतलब चिल्ड्रन, प्रोजेनी की बात करेंगे। और ये क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है तो इसलिए काफ़ी इसको पार्ट में करेंगे। जैसे आज पार्ट 1 है तो पार्ट 1 में क्या है, डिस्कशन है। डिस्कशन क्या है कि देखिए, जब भी हम मैरिज की बात करते हैं, मैरिड लाइफ की बात करते हैं, अपनी लाइफ में बच्चों की बात करते हैं, प्रोजेनिंग की बात करते हैं, तो उसमें हमें देखना पड़ता है राशि वाइज, जन्म कुंडली के जितने भी 9 प्लैनेट्स हैं, 12 राशिज, 9 प्लैनेट्स, एंड थर्ड इज भाव वाइज के कौन सा ग्रह किस घर में पड़ा है। तो वो तीनों चीज़ों को, और चौथी चीज़ है वो भी एक कंसिडर करेंगे कि कॉम्बिनेशंस, जैसे जन्म कुंडली भी है, एक नवमांश कुंडली भी है। तो ये सब चीज़ें टोटल सब में इन पार्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू टुडे। लेट्स डिस्कस समथिंग इन पार्ट 1। तो पार्ट 1 में क्या है, देखिए राशियों की बात करें तो 4 तरह की राशियां होती है। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व और जल तत्व। तो सबसे ज़्यादा 2 तत्व वाली राशियों पे बहुत फोकस्ड रहना होता है व्हेन वी सी अबाउट देयर मैरिड लाइफ और मैरिज। वन इज जो अग्नि तत्व है, क्योंकि उनमें जैसे मेष है, सिंह है, धनु राशि, उनके अंदर एग्रेसिवनेस बहुत होगी। अग्नि तत्व है, फायर, तो उनमें एग्रेसिवनेस और उनमें आपस में ट्यूनिंग में इमोशंस कम, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा, और उसमें भी थोड़ा सा एग्रेसिवनेस। दूसरा जो मेन है वो है जल तत्व। जल तत्व में दे आर वेरी वेरी सॉफ्ट लाइक ए वाटर, फुल ऑफ इमोशंस, केयरिंग हो गए, ये होंगे वो, तो वो इतने ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं, इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कि उनके रिलेशंस कब कहाँ किस समय टर्न ले ले, कब कहाँ किस समय टर्न ले ले। तो वो 2 वालों को हमें देखना जरूरी है। एक है अग्नि तत्व, एक है जल तत्व। पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वो सबसे अच्छी इसलिए ले रहा हूं मैं कि वो स्टेबल होती हैं। हालांकि धरती भी घूम रही है, पृथ्वी भी घूम रही है, तो घूमते वो भी हैं। हर राशि में, मतलब जो तत्व की बात कर रहा हूं मैं, उनमें कुछ राशियां तो गड़बड़ाई होगी। जैसे जल तत्व की बात की तो सबसे ज़्यादा जल तत्व में सॉफ्ट, भावुक, इमोशनल होती है, वो होती है कर्क राशि। जिद की बात करें तो वो होती है वृश्चिक राशि। तो इस तरीके से हम करते हैं। आकाश तत्व की राशियां हैं, उसमें भी थोड़ा सा, क्योंकि स्काई इज द लिमिट, तो आकाश में क्या है, तो वो एक तरीके से वो वायु तत्व की राशि समझ लो, आकाश तत्व की राशि समझ लो, उस तरीके से। तो पृथ्वी तत्व की राशियां जैसे वृषभ है, कन्या है और मकर है। वायु तत्व की राशि की बात करें तो वो मिथुन है, तुला है और कुंभ राशि है। दोनों में देखिए, पृथ्वी तत्व में भी आ रही है वृषभ राशि, शुक्र बेस्ड है, और वायु में भी आ रही है तुला राशि, वो भी शुक्र बेस्ड है। तो इसलिए वो मिक्सिंग है थोड़ा बहुत। पर एक ये भी तरीका है, वो जो ट्रेडिशनल सिस्टम है कि आप अगर मैच मेकिंग की बात करें या जब भी कभी देखने होते हैं तो लोग कहते हैं गुण मिला लो, मैचिंग कर लो, मंगल दोष देख लो। ये बहुत बेसिक्स है। मैं जो बात कर रहा हूँ बेसिक्स तो आपको बहुत जगह, बहुत सी वीडियोस में मिल जाएगा। इवन इफ यू अप्रोच ए वेरी कैजुअल पर्सन, कैजुअल एस्ट्रोलॉजर और ए बेसिक एस्ट्रोलॉजर, तो उसको भी ये तो पता है। बल्कि आजकल तो हम ऑनलाइन होते हैं तो हमें
इन सब चीज़ों का तो हमें वैसे ही पता चलता है, मतलब ये जो लेमैन भी अगर मैं कहूँ तो वो भी पता चलता है। दूसरा है जो मैंने आपसे कहा प्लैनेट्स वाइज। अब प्लैनेट्स में अपन शुरू करते हैं सूर्य से। तो सूर्य का अलग प्रभाव आएगा, चंद्रमा का अलग प्रभाव आएगा, पर मेन जो इसमें मैं आपको ब्रीफ का डिस्कशन चल रहा है ना, तो 9 प्लैनेट्स है, तो उसमें मेन मैं क्या बोलूँगा आपको। देखिए, सूर्य, शनि, ये बाप बेटे हैं। इनका तो मैंने एक वीडियो डाला है ऑलरेडी श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे, कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड सैटर्न, एंड दैट रिलेट्स ओनली फॉर 2 टॉपिक्स, वन इज मैरिड लाइफ, अनदर इज द हेल्थ इश्यू। तो उसमें मैंने बोला है, पर वो आप देख लीजिएगा। पर अभी यहाँ क्या है, सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल, और लास्ट में ये मेरी तरफ से एडिशनल चीज़ है, हालांकि कहीं आपके ये बात नहीं होगी, लास्ट में है, बट मेरी तरफ से तो ये फर्स्ट होना चाहिए, वो है बुध। ये मैंने क्यों कहा कि लास्ट नहीं फर्स्ट होना चाहिए, इसलिए कहा है कि बुध ग्रह एक चीज इंपॉर्टेंट कंट्रोल करते हैं। मैरिज किस लिए होती है? प्रोजेनी के लिए, संतान के लिए। तो संतान पैदा हो, आप कंसीव हो, आप कंसीव कर सकें, आपके लिए बुध देखना जरूरी है। पुरुष के लिए भी बुध देखना जरूरी है, वो परफॉर्म करें जिससे कि संतान का बने, मतलब कंसीव हो, वो कंसीव कर उनको पत्नी को वो उस लेवल पे पहुंचाए जहां संतान हो सके। तो वो बुध बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है प्लैनेट्स वाइज। अब मैंने कहा हाउस वाइज। देखिए, जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं, हर घर की अपनी वैल्यू है। जैसे अपन शुरू करें फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट हाउस होता है बॉडी का, हमारा तनु भाव। तो बॉडी में देखिए, मैरिज में ये भी इंप्रेशन आता है कि हाउ यू लुक लाइक, वो सारी चीज वर्क तो करती है। साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन वी आर गोइंग फॉर मैरिज एंड आफ्टर दैट। जो मैरिड लाइफ के प्लेजर हैं उसमें हाउ यू लुक लाइक, व्हाट इज योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू बिहेव, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, उसके बिल्कुल सामने होता है 7th हाउस। तो वो जो भी प्लैनेट्स फर्स्ट हाउस में होंगे, जो भी राशि फर्स्ट हाउस में होगी, उसका इम्पैक्ट इफेक्ट आएगा 7th हाउस पे। दैट इज ए हाउस ऑफ पार्टनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट house which is to be seen, assessed, analyzed for getting or for assessing the results of how will be the life of yours, married life of yours. तो वो फर्स्ट हाउस हुआ। उसके बाद में साउथ इंडिया में पॉपुलर है, वो है सेकंड हाउस। इन द सेकंड हाउस वी सी व्हाट, रिलेशनशिप, स्पेशली जो इन लॉज ग्रुप है, फैमिली रिलेशनशिप। तो जो फैमिली, 2 फैमिली हो जाती है ना, शादी होती है जब, एक पत्नी की तरफ एक पति की तरफ, तो वो दोनों फैमिली का जो रिलेशनशिप है दैट इज सीन थ्रू द सेकेंड हाउस। देन कम्स 4th हाउस। तो 4th हाउस क्या है? 4th हाउस इज हाउस ऑफ हैप्पीनेस, जो आपको सुख मिलना है, जो प्लेजर मिलना है। पति पत्नी के रिलेशनशिप में ये भी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो है 4th हाउस। उसके बाद में आता है 7th हाउस। तो 7th हाउस तो हाउस ऑफ पार्टनर ही है। तो मैंने अभी कहा सबसे इंपॉर्टेंट हाउस इज द 7th हाउस। उसके बाद में आता है 8th हाउस, देयर द आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंट्रोल। तो आप ये समझ लीजिए ओवरऑल ओवरव्यू में, या वैसे मेरी कॉमन मैन की लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि वो भी 8th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर असेसिंग हाउ विल बी योर मैरिज, मैरिड लाइफ एंड हैविंग द चिल्ड्रन। उसके बाद में आता है 12th हाउस। 12th हाउस तो हाउस ऑफ बेडरूम प्लेजर, फैमिली का जो घर है, मतलब शयन कक्ष का सुख, दैट इज कंट्रोल्ड बाय
12th हाउस। तो वो 12th हाउस में भी हमें देखना पड़ता है, एसेस करना पड़ता है। अब ये तो बहुत कॉमनली सीन वाले घर हैं, ठीक है, बट अब मेरी तरफ से सुनिए। मेरी तरफ से 5th हाउस इन सब के ऊपर है। वो क्यों कहा मैंने? 5th हाउस होता है संतान का घर। मैरिज का मैंने बता दिया, मैरिज पर्पज एक ही होता है, आपको अपना वंश बढ़ाना है। आपकी संतान कैसी होगी, प्रॉमिसिंग होगी, सिख होगी, लड़का होगी, लड़की होगी। हालांकि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये तो डेफिनेट फर्क पड़ता है कि पहले तो आपके संतान हो, फिर संतान प्रॉमिसिंग हो, स्वस्थ हो, आगे कुछ कर सकें, वो सारी चीजें। यहाँ पर मैं एक साइड वाला एक कमेंट दे देता हूँ। जिन किन्हीं के भी, जो भी लोग हैं जिनके की बच्चे सीमित हैं, हालांकि आजकल बच्चे सीमित ही होते हैं, जो भी है, पर फिर भी सीमित मतलब सिंगल चाइल्ड, वेदर इट्स मेल और वेदर इट्स फीमेल। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप किसी ज्योतिषी को आपकी और आपके पार्टनर की हॉरोस्कोप और बच्चे की हॉरोस्कोप ज़रूर एक बार एसेस करवा लीजिए। शुरू में करवाते हैं वेरी गुड, नहीं तो जब बच्चा या बच्ची जब 12 इयर्स के हो जाए, 13 प्यूबर्टी की बात कर रहा हूँ मैं, 13 इयर्स के हो जाए, उस समय एक बार ज़रूर एसेस करवा लीजिए। तो ये सब उसके ऊपर आते हैं कॉम्बिनेशंस। जैसे मैंने अभी कहा, सूर्य शनि कहीं भी 12 घरों में कहीं भी पड़ा हो, उसका एक क्वेश्चन मार्क तो आ ही जाएगा कि भाई उसकी मैरिड लाइफ में कुछ तो अलग होगा। और दूसरे जो, जैसे मैंने घरों की बात की, तो उसमें ब्रीफ में बताता हूँ कि जो 1st, 4th, 7th, 8th और 12th, इनमें कहीं शुक्र का हो गया, उसके साथ में मंगल और आ गया, तो वो एक अलग ही मतलब नॉर्मली हम क्या कहते हैं, नॉर्मली कुछ अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो वो सब नलीफाई भी हो जाएगा उसका इफेक्ट, बट नॉर्मली हम क्या कहते हैं, अनकन्वेंशनल मैरिज, नॉन कन्वेंशनल मैरिज। हिंदी में जब मैं लिखता हूँ जन्म कुंडली तो लिखता हूँ कुछ अलग से होगा, प्लान मैरिज नहीं होती है ऐसे में। वो उसका एक्सप्लेनेशन मैं आगे पार्ट में दूंगा कि क्या मतलब है इसका। तो ये ब्रीफ है जो कि मैरिड लाइफ के लिए हमारे को एसेस करते हुए ये देखना पड़ता है। तो अब मैंने वो तत्व वाली बात तो कर दी आपको कि जो वायु तत्व है, देखिए अगर मैं कैटेगरी वाइज लूँ तो सबसे श्रेष्ठ किसको लेंगे हम, पृथ्वी तत्व वाले को, जिसमें वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि आता है। फिर उसके बाद में उससे थोड़ा कम, फिर भी ठीक है, वो लेंगे हम वायु तत्व वाली में, जिसमें मिथुन राशि है, तुला है और कुंभ राशि है। फिर उसके बाद में जल तत्व की, जिसमें कि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि। लास्ट में लेंगे अग्नि वाली, उसमें मेष राशि है, सिंह है और धनु राशि। अब प्लैनेट्स पे आते हैं। जो मैंने अभी ये कहा है कि वो भाव मैंने बताया आपके, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा, आप कंफ्यूज नहीं हो, कंबाइन कर रहा हूँ। वो ये कर रहा हूँ कि जैसे भाव है 1st हाउस, 4th, 5th, 7th, 8th एंड 12th हाउस, 2nd को अभी भूल जाइए एक बार के लिए। इन घरों में अगर सूर्य है तो जैसे 1st हाउस में ही सूर्य है तो सामने 7th हाउस होगा, उनके बहुत चांसेस हैं कि उनकी मैरिड लाइफ में कोई फ्रिक्शन या कुछ भी, अगर वो 7th हाउस में ही सूर्य चला जाता है तो वहाँ पर निश्चित हो जाता है कि अगर इसका कोई एस्पेक्ट सैटर्न से है तो इट्स ए, मतलब सूर्य का मैं समझा देता हूँ, इट्स ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन। और शनि क्या है, शनि का तो पत्नी से मतलब ही नहीं था, इसलिए वो
वहाँ पर मैरिड लाइफ का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। जहाँ सूर्य शनि आ गए उनकी मैरिड लाइफ अगर इंडिपेंडेंटली मैं लूँ कि भाई सूर्य है, तो भी इंडिपेंडेंटली मैं लूँ खाली शनि है तो भी, तो ये इफेक्ट आएगा ही। उसके बाद में राहु केतु भी अगर ये प्लैनेट्स इन घरों में है तो वहाँ भी मैरिज के लिए क्वेश्चन मार्क आता है, डिलेड हो सकती है, आपकी कहीं पे तय हुई फिर बीच में ब्रेक आ गया, फिर दूसरी जगह हुआ, इस तरीके से भी हो सकता है। 4 हो गए, सूर्य, शनि, राहु, केतु। अब मंगल देव तो खुद ही बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, तो इन घरों में जब मंगल भी होता है, जब भी ऐसी संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है कि उनकी मैरिड लाइफ में भी कहीं कहीं क्वेश्चन मार्क आएगा। नॉन कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल फाइट्स, ये सब चीजें। उसके बाद में इन्हीं घरों में स्पेशली 1st हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस एंड 5th हाउस, इनमें अगर बुध ग्रह भी है तो पहले तो वो मैरिज में ही बहुत डिले कर देगा। अगर 7th हाउस में बुध है तो 30s के ऊपर जाते हैं, वो 30 से 32nd ईयर के बीच में बुध प्रभावी होता है। जैसे कि शनि 36th ईयर में प्रभावी होता है, राहु केतु 44/48 में जाके प्रभावी होते हैं। तो इस तरीके से वो 30 से 32 मतलब डिलेड मैरिज हो सकती है। या आपके अंदर ही ऐसी चीज पैदा हो जाए, बहुत से क्लाइंट हैं, बच्चियां हैं जो 36 तक भी आते आते कहते हैं हमें शादी करनी ही नहीं है। जो बच्चे ये कहें कि हमें शादी करनी ही नहीं है, उसमें डेफिनेटली एक प्लेनेट तो इफेक्टिव होगा ही, एंड दैट इज मरकरी, बुध। इसके साथ ही एक वर्ड जोड़ देता हूं, शादी हुई। आजकल के पेयर में क्या सबसे बड़ी चीज है? अभी कहाँ साहब, अभी तो हमें सर्विस करनी है, हमें अपना घर खरीदना है, ये करना है, वो करना है। बच्चों की अभी बात मत कीजिए, उनमें भी बुध प्रभावी होता है। अल्टीमेटली कई तो ऐसे हैं, मेरे पास एक पेयर है मतलब एक मेरे क्लाइंट हैं जिन्होंने ये कमिटमेंट के साथ शादी की है कि वी विल नॉट गो फॉर द चाइल्ड, मे बी वी मे अडॉप्ट, वी विल नॉट गो फॉर द चाइल्ड। उनके दोनों के हॉरोस्कोप में बुध प्रभावी है और वो भी बुध अपनी नीच राशि पे है। तो ये भी मतलब कई बार आप सुनेंगे, कई बार बच्चे ये कहते हैं अभी नहीं करनी है शादी। अरे भाई, मैरिजेबल एज कहाँ और 32nd ईयर की एज कहाँ? स्पेशली गर्ल्स में अगर देखें तो कहाँ? बट दे इंसिस्ट कि वी विल नेवर गो फॉर द मैरिज, और अभी नहीं। और वो उसका मेन रीजन होता है बुध ग्रह। हम भूल जाते हैं, बहुत कम ज्योतिषी बुध ग्रह की इंपॉर्टेंस देते हैं, पर मेरे एक्सपीरियंस पे, मेरे अप्लाइड सेंस पे, मेरे पूरा एक्सपोजर बेस पे, लॉजिक बेस पे, अगर शादी की बात है तो पैरेलल चलना चाहिए। मंगल से तो हम बहुत डरते हैं, मंगल की बात करेंगे, हो सकता है हम सूर्य शनि की भी बात करें, पर सबसे पहले पैरेलल चलना चाहिए बुध, क्योंकि मैरिज इज विद वन पर्पस एंड दैट इज हैविंग द प्रोजेनी, बच्चों के लिए, संतान के लिए। तो ये सारा ब्रीफ है जो मैंने आपको कहा। कॉम्बिनेशंस में अब बहुत आएंगे, जैसे शुक्र है, शुक्र कहेगा मैरिज करो, बुध कहेगा मैरिज मत करो। शुक्र जहाँ उच्च का होता है जिस राशि पे, मीन राशि पे, वहीं बुध होता है वो नीच का होता है। तो ये एकदम क्लैश हो जाएगी कि दे विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द मैरिज। ठीक है, लव एंगल इनका बहुत स्ट्रांग होगा, बट जहाँ मैरिज की बात आएगी, जहाँ संतान सुख की बात आएगी, वहाँ ये कमजोर हो जाएंगे, आइदर नॉन परफॉर्मिंग हो जाएंगे, या फिर वो उसमें कह देंगे नहीं वी शुड नॉट गो फॉर द चाइल्ड एट प्रेजेंट। ये ऐसे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। सूर्य शनि मैंने आपको बता ही दिया। गुरु
के साथ राहु आ गए, गुरु चांडाल योग। अब उसमें वहां पर आने से गुरु तो कहेगा भाई 7 फेरे लो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्लेनेट अगर विच इज टू बी सीन कि 7 फेरे लिए जाए और अध्यात्म, रिलीजियसनेस और पवित्रता के बंधन में बनने के बेस पे अगर कोई शादी होती है तो उसमें गुरु का बहुत बड़ा रोल है, बृहस्पति का, जुपिटर का बहुत बड़ा रोल है। पर उसी के साथ राहु आ गए, शैडोवी प्लेनेट है। माया की बात करो, छाया की बात करो तो राहु और केतु से ही आता है। तो वो छाया में, शैडो में भी डाल देंगे आपको, मतलब यू विल गो विद ए ब्लड विजन, मीन्स यू विल नॉट हैव द क्लैरिटी हाउ टू गो अबाउट दिस। करें नहीं करें, करके भी निभाएं या नहीं निभाएं, ये इस तरीके से कॉम्बिनेशंस की बात है। तो ये तो हो गया ब्रीफ। अब आपको ये बताऊं कि आज की डेट में अपने को चलिए अब कुछ उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। वो जनरल उपाय बता रहा हूं मैं आपको। अब कौन सा ग्रह कहाँ है, कौन सी राशि है, कौन से भाव में क्या, उन सबको भूल जाइए। आप ये सोच के चलिए कि हमें जनरल वे में क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो शादियों की बात होती है वो बात ठीक है कि शिव जी की शादी हुई थी सती जी से और फिर उनको दाह में करना पड़ा, हवन युकुंड में कूद के, फिर पार्वती जी आई। तो सबसे पहले हमें अगर अच्छा पति चाहिए और अच्छी ही पत्नी चाहिए, लड़के के लिए और लड़की के लिए, दोनों के लिए, तो भगवान शिव की शरण में चले जाना चाहिए। भगवान शिव का एक तो बहुत अच्छा है, बहुत सी किताबें भी है जिसमें ये शिव पार्वती का विवाह और उसके बाद के मैरिड लाइफ के बाद ये लिखे हुए हैं। तो वहाँ पर हमें उनकी उपासना करनी चाहिए। उससे हमारा क्या क्या फायदा होता है। एक तो शिव क्या है, सहारक है, तो उनको मना लोगे तो सहारक नहीं, मीन्स यू विल हैव योर प्रोजेनी, आपके वंश वृद्धि होगी जब शिव की हम उपासना करेंगे। दूसरा, शिव जी से जुड़े हुए हैं चंद्रमा। चंद्रमा इज ए प्राइमरी प्लेनेट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर माइंड। तो जितने इमोशंस होते हैं, जो साइकोलॉजिकल पार्ट, इमोशनल पार्ट इन द मैरिज, दैट इज ऑल गवर्न्ड बाय मून। तो वो भी हो गया। अब शिवलिंग है, उसमें पार्वती जी का भी अंग है और शिव जी का भी अंग है। इससे ज्यादा बड़ा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? इससे बड़ा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? तो माँ पार्वती मीन्स दुर्गा देवी, शक्ति, उनकी भी उपासना हो जाती है। तो ये सबसे बेस्ट उपाय है। आप अपने तरीके से जो चाहो, जैसे नमः शिवाय से भी हो जाएगा, दुर्गा दिव्य नमः से भी हो जाएगा, माँ पार्वती जी की जय से भी हो जाएगा। बाकी तो पार्वती मंगल भी है। जैसे रात को ही मैंने अपने उसमें स्टेटस के वीडियो में कहा है, मंगल चंडिका स्तोत्र, मतलब जो देवी की जितनी तरीके से उपासना कर सकते हैं, शिव जी की जितनी तरीके से उपासना कर सकते हैं, चंद्रमा की जितनी तरीके से उपासना कर सकते हैं, चंद्रमा के लिए भी उपाय यही है। शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए, फिर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फिर पंचामृत, फिर चंदन, इस तरीके से कर सकते हैं। बट शॉर्ट में करना हो तो इतनी चीजें तो एसेंशियल है, जल, फिर दूध और फिर जल। ये आप शिव जी को और दुर्गा देवी के लिए सिंदूर घी में मिक्स करके ऑरेंज कलर का सिंदूर का लेप कीजिए, नहीं तो तिलक करिए दुर्गा जी को। एक और साथ में बीच में बता देता हूँ, शिव जी की उपासना में बेल पत्र भी आता है, मंदार के पुष्प भी आते हैं, शमी के पत्र भी आते हैं। बट एक चीज मैं बता देता हूँ कि हल्दी नहीं लगानी है। शादी में हल्दी आती ही है, बट यहाँ शिवलिंग पे हल्दी नहीं लगानी है, ये याद रखिएगा। वो हम विष्णु जी की बात करेंगे, जहाँ जर्नी चलेगी, फिर आपकी मैरिज होगी, मैरिड लाइफ होगी, आ जाते हैं। शिव की मैंने बता दिया। दूसरा, जैसे हमने अभी शिव पार्वती जी की बात की, अब आते हैं हम विष्णु और माँ लक्ष्मी।
देखिए वहाँ 2 प्लैनेट कंट्रोल होंगे जो कि शादी में सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है बृहस्पति और शुक्र। वो भगवान विष्णु से वो भी आएंगे और वो भी। वैसे भी मेरे हर वीडियो में मैंने कहा है, भगवान विष्णु कंट्रोल्स योर जर्नी ऑफ लाइफ, एंड इन द जर्नी ऑफ लाइफ व्हाट इज देयर? मैरिज, मैरिड लाइफ, संतान, ये सब तो आपकी जर्नी में ही है। तो उनकी उपासना कीजिए जिस भी तरीके से। पुरुष सूक्त पढ़िए, उनका भी अभिषेक कीजिए जल, दूध, जल से। महालक्ष्मी का कनकधारा स्तोत्र 3 बार और श्री सूक्त का पाठ 1 बार, ये करिए। YouTube से सब सुन सकते हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं, प्लेनेट वाइज अगर आपको देखना है तो श्री करणी ज्योतिष वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा YouTube चैनल है, एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह के नाम से भी आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको सर्च में। वहां पर जाके हर प्लेनेट के उपाय तो उसमें देख लीजिए। आज तो मैं जनरल वे में क्या करना चाहिए वो बता रहा हूं, तो इस तरीके से चलिए। अब एक आता है मेन इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने प्रोजेनी की बात की। वैसे तो ब्रह्मा इज द क्रिएटर, मतलब ब्रह्मा से ही हम पैदा होते हैं एक तरीके से, बट यहाँ पर मैं वो ले आता हूँ जिसके लिए मैंने बहुत एम्फेसाइज किया था, एंड दैट इज मरकरी। बुध की बात करें तो आपको बुध के जितने भी उपाय हैं, उनके गणेश पूजन, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ, बुध के खुद के मंत्र, उनका जाप करवाइए, ये सब चीजें कीजिए। ड्रेस कोड भी है कि किस दिन कौन सा कलर का कपड़ा पहनना है आपका। एक इसी में मतलब ब्रीफ चल रहा है ना, ये तो पार्ट 1 है, तो आई शुड स्पीक एवरीथिंग, जो मैं आगे एलिबरेट वे में बोलूंगा। वास्तु का भी है यहाँ पर, एक बीच बीच में मैं अलग से जाके आ रहा हूँ, बट इट रिलेट्स टू मैरिज, मैरिड लाइफ एंड संतान। उसमें क्या वास्तु का भी है। आप जब भी पति पत्नी साथ हैं, उसमें वैसे तो यह है कि तिथि भी देखना चाहिए, समय भी देखना चाहिए, पर वो आजकल पॉसिबल नहीं है। बट एक चीज तो आपको देखनी चाहिए, वो ये है कि आपका सर साउथ की तरफ होना चाहिए और आपके पांव हैं, लेग्स हैं, दे शुड पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ व्हेन यू आर टुगेदर। आपके हो सकता है कि बेड का डायरेक्शन कुछ अलग हो, ये पॉसिबल नहीं हो, बट वाइल यू आर प्लानिंग फॉर हैविंग ए चाइल्ड, उस समय यही पोस्चर में रह के और फिर आगे बढ़िए। दूसरा, आपके जब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हो, उसके आसपास आप, वैसे तो मैं तो कहूंगा कि पूरे व्हेन यू स्टार्ट प्लानिंग तो बुध के उपाय वैसे ही शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या है, आपका एम क्या है, यू वांट टू हैव चाइल्ड। तो उसके लिए तो बुध से बड़ा कोई ग्रह ही नहीं है। तो उसके लिए तो आपको जहां से आपकी प्लानिंग हुई कि मुझे अब बच्चे, हमें बच्चे चाहिए, वहीं से आपको ये शुरू कर लेना चाहिए। पर चलो नहीं किया तो प्रेग्नेंट होने के बाद में वो भी नहीं किया, तो एटलीस्ट जो आपके जिस समय बच्चे को डिलीवर करना हो उस समय। अच्छा, ये मैं खाली कंसीव होना या डिलीवर वाली बात या प्रेगनेंसी वाली बात, ये मैं सिर्फ स्त्रियों के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, नॉट फॉर ओनली लेडीज। आई एम सेइंग कि भाई आपकी वाइफ अगर प्लान कर रही है, आप प्लान कर रहे हैं बच्चे का, तो बुध के आप भी कीजिए। वो प्रेग्नेंट है, आप बुध के उपाय आप भी कीजिए। उनकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, डिलीवरी होने वाली है, उस समय वो भी करें और आप भी कीजिए। बल्कि वो तो प्रेग्नेंट होंगी तो वो कर नहीं पाएंगी, पर आप बुध के उपाय उन सब के साथ साथ करिएगा। डोंट फॉरगेट दैट, डोंट फॉरगेट दैट। बच्चा हुआ, उसके बाद में भी प्लैनेट्स तो दिख जाएंगे आपके। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि अपने प्लैनेट्स दिखा के एसेस कर लीजिए। अगर संतान सुख में कमजोर है, कोई भी ज्योतिषी बता देगा आपको, नहीं तो मुझसे पूछ सकते हैं 9978627397।
अगर संतान सुख में कोई कमजोरी है तो मैं ये कहूँगा कि बच्चा हो और बच्चा प्यूबर्टी तक जाए, उस समय तक आपको सब बुद्ध के उपाय करते रहना है बराबर से, क्योंकि प्यूबर्टी के बाद बच्चे का खुद के प्लैनेट्स विल स्टार्ट इफेक्टिंग। मतलब वैसे तो जो भी इस संसार में पैदा होता है उसके सारे ग्रह उसी टाइम से वर्किंग में शुरू हो जाते हैं। मतलब दे बिकम इफेक्टिव राइट व्हेन योर चाइल्ड विल हैव फर्स्ट ब्रेथ, वहीं से शुरू हो जाएगा। पर 12th ईयर 13th ईयर जो प्यूबर्टी का ईयर है, उससे उस बच्चे के खुद के इफेक्ट, प्लैनेटरी पोजिशंस के इफेक्ट वो ज़्यादा होते हैं। बाकी तो आगे मैंने अभी बीच में बोला था कि हर ग्रह की अपनी एक ऑप्टिमम इफेक्टिविटी की एक एज है। जैसे जुपिटर सबसे पहले कौन सा आता है, जुपिटर 16 to 18 ईयर्स एज। लास्ट में कौन सा आते हैं, राहु केतु 44/48 ईयर्स ऑफ एज जब आप होते हैं, देन दे बिकम। राहु के साथ है ऐश्वर्यदायक, तो कई लोगों के राहु का ऐसा अच्छा प्लेसमेंट होता है तो दे स्टार्ट मिंटिंग मनी। उनका मतलब काउंट नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा अबंडेंस ऑफ मनी स्टार्ट्स पोरिंग इन फ्रॉम द एज ऑफ 48 ऑनवर्ड्स। तो मित्रों, ये या आप सब के लिए जो कुछ ब्रीफ में डिस्कशन में हो सकता था, आप इसी में मेरा दोनों चीज़ें सुन लीजिए। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरी डॉटर है तुषार चारण, उनका भी यूट्यूब चैनल है अबेंडेंस एंड ग्रेस तुषार चारण, उसमें भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो उसमें भी होगा और उसके तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, वो भी देख सकते हैं। आपको कोई सजेशन देना हो, क्वेरी क्वेश्चन करना हो, जेन्युइन हो, तो 9978627397 ये मेरा नंबर है। यू कैन सेंड मी द मैसेज, यू कैन सेंड मी द रिकॉर्डेड मैसेज, आई विल आंसर द क्वेश्चन। अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो फ़ोन भी कर लीजिएगा। उस दिन फ़ोन करें, उस दिन ध्यान रखिए आप सैटरडे को ही कीजिए। मैंने ऐसा क्यों कहा कि सैटरडे को ही कीजिए, मेरी एक स्कीम चल रही है 29 अप्रैल 2022 टू मार्च 2025, वेयर आई एम अवेलेबल फॉर फ्री कंसल्टेशन ऑन ऑल द सैटरडेज टू कम। मैं मेरे स्टेटस पे भी डालता हूँ हमेशा, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, और मेरे नंबर जो भी फ़ोन नंबर्स है उन पे सब पे डालता हूँ फ्री कंसल्टेशन ऑन सैटरडेज। सो ऑल द बेस्ट।